नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हिंदी व्याकरण की ये हमारी 4th क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस की हैं जिसमें हमने भाषा, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा व्यंजन और उसके 5 प्रकारों के बारे में, साथ में हमने उनके उच्चारण स्थान के बारे में भी जाना और अभ्यास भी किया था कि कैसे उनका उच्चारण किया जाता है, मतलब किस स्थान से उनका उच्चारण होता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारी नवनिर्मित ध्वनियाँ होती हैं, विदेश से आगत ध्वनियाँ और गृहीत ध्वनियाँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हो जाते हैं, जबकि ये इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है। परंतु क्या है, अलग अलग किताबों में इनके अलग अलग नाम दिए होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे ताकि इस टॉपिक को लेकर जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो नवनिर्मित ध्वनियाँ हैं, ये क्या होती हैं। नवनिर्मित ध्वनियाँ, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसी ध्वनियाँ जो नई शामिल हुई हैं हिंदी भाषा में, नया निर्माण हुआ है उनका, उन्हें कहेंगे नवनिर्मित ध्वनियाँ। दूसरा है विदेश से आगत ध्वनियाँ, ऐसी ध्वनियाँ जो विदेश से आई होंगी। विदेश से मतलब जो विदेशी भाषाएं हैं, उनसे उनका आगमन हुआ है हमारी हिंदी भाषा में। तीसरा है हमारा गृहीत ध्वनियाँ। ये गृहीत ध्वनियाँ मतलब जो हमारी हिंदी भाषा में जिनको हमने ग्रहण किया है, वो आ जाएँगी हमारी गृहीत ध्वनियाँ। अब ये जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी की प्रकृति क्या है? मतलब ये अपने अंदर किसी भी भाषा के शब्द को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। जो हमारी हिंदी भाषा है, वो क्या करती है, मतलब कोई भी भाषा है उसके शब्द को अपना लेती है हमारी हिंदी भाषा। जैसे अंग्रेजी हो गया, उर्दू, फ़ारसी, यूनानी, लैटिन, कोई भी भाषा है, उसका अगर कोई शब्द लोक प्रचलन में है, ध्यान में रखिएगा कोई शब्द क्या होना चाहिए? लोक प्रचलन में। अगर कोई शब्द लोक प्रचलन में है तो उस शब्द को क्या है, हिंदी उसको देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों अपना लेती है, मतलब उसको ज्यों का त्यों लिखकर उसको अपना शब्द बना लेती है हिंदी भाषा। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस शब्द का प्रयोग लोग करते हों, वो लोग ज़्यादा यूज़ होता हो उस शब्द का, तो उस शब्द को हिंदी अपना लेगी। क्योंकि ये क्षमता है हिंदी भाषा के अंदर, और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं और उनको हिंदी भाषा ने अपनाया हुआ है। जो हिंदी भाषा के स्रोत हैं, इतिहास है, उसको जो मतलब हम अलग-अलग भाषाओं से हमने जो शब्द लिए हैं, उनको हम 5 कैटेगरीज़ में रखते हैं। जैसे तत्सम हो गया, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। एक-एक करके जानते हैं। जो हमारे तत्सम शब्द हैं। कैसे? तत्सम शब्द वो क्या है, हमारे संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। जो तत्सम है वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। जो हमारे तद्भव शब्द होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं? वो होते हैं संस्कृत से परिवर्तित होकर जो हिंदी भाषा में आए हैं। तत्सम वो एज़ इट इज़ हमने वैसे यूज़ कर लिए। तद्भव वो संस्कृत के जो शब्द थे उनको परिवर्तित किया गया और परिवर्तन के बाद शामिल किया गया हिंदी में। वो कहलाए हमारे तद्भव शब्द। तीसरे हैं देशज, जिनके सोर्स का हमें पता ही नहीं है। वो होंगे हमारे देशज शब्द। फोर्थ है विदेशज। विदेशज नाम से पता लग रहा है कि विदेशी भाषाओं से आए होंगे। जैसे हमारा अरबी, फ़ारसी, उर्दू, मतलब अन्य जो हमारी भाषा हैं जो विभिन्न देशों से आई हैं, वो आएँगे हमारे विदेशज शब्दों में। पाँचवाँ आ गया संकर, जो 2 अलग-अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। ये यहाँ पे याद रखना कि अलग-अलग 2 भाषाओं को मिलाकर जो शब्द बना, वो है हमारे संकर शब्द। अब इनको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे
अरबी फारसी ध्वनियाँ, जिनको हम आगत व्यंजन भी कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि इनको आगत व्यंजन क्यों कहते हैं? आगत स्वर भी तो कह सकते थे, कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन आगत व्यंजन ही क्यों कहा गया अरबी फारसी ध्वनियों को? तो क्यों कहा गया वो भी जान लेते हैं। उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे तल बिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि कुछ व्यंजन हैं। व्यंजन कौन कौन से? क, ख, ग, ज, फ। ये हैं व्यंजन जो हमारी हिंदी भाषा में है। अब जब इन व्यंजनों के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया, मतलब जैसे ये है हमारा व्यंजन क, इसके नीचे जो बिंदी लगी, इस बिंदी को बोलते हैं नुक्ता। तो जब इस नुक्ता का प्रयोग किया गया, तो क्यों किया गया? ताकि जो उर्दू भाषा के शब्द हैं उनका ठीक से उच्चारण किया जा सके। तो इसीलिए इनको आगत व्यंजन कहा गया, क्योंकि व्यंजनों के नीचे जो है नुक्ता का प्रयोग किया गया, इसलिए ये आगत व्यंजन कहलाए। प्रयोग क्यों किया गया? ताकि उर्दू भाषा के शब्दों का सही उच्चारण किया जा सके। अब उर्दू भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण करने के लिए जो है व्यंजनों के नीचे ये जो नुक्ता प्रयोग होता है, उससे क्या झंकार आती है, झनकार आती है ना इनके उच्चारण करते समय, इसीलिए किया गया। तो इनको उदाहरणों से समझते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ शब्द, एक है जिंदगी और दूसरा है जिंदगी। अब हिंदी भाषा में दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, जिंदगी का भी, जिंदगी का भी। लेकिन जब भी इस तरह के शब्द आए तो हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ताकि हमारे शब्द गलत ना हो, कि दोनों भाषाओं में इस शब्द का अर्थ जो है एक समान होना चाहिए। इनके अर्थ में विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। अब ये जो हिंदी का जिंदगी शब्द है और दूसरी तरफ जो नुक्ता लगा हुआ जिंदगी शब्द है, इन दोनों ही शब्दों का अर्थ क्या है? एक है। अब जब दोनों का अर्थ एक समान है तो क्या है? दोनों शब्दों का जो प्रयोग है वो सही माना जाएगा। तो यदि आप जिंदगी की जगह जिंदगी लिखते हैं तो वो भी सही होगा। दूसरी तरफ एक और शब्द है, वो है ज़रा और जरा। अब जब जरा के नीचे नुक्ता लग गया तो ज़रा बना, और ज़रा शब्द का अर्थ है तनिक या थोड़ा, और जो जरा शब्द है उसका अर्थ होता है वृद्धावस्था। अब क्या है, हम देख रहे हैं कि ज़रा और जरा दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो अलग-अलग है। अब इस स्थिति में क्या होगा, हम जरा की जगह ज़रा और ज़रा की जगह पे जरा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा करने से क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर हाँ, इनका अर्थ एक समान होता तो हम किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अर्थ में विभिन्नता होने के कारण हम एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई अरबी फारसी ध्वनियों की, जिनको हमने आगत व्यंजन कहा, क्योंकि व्यंजनों के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है। कई बार क्या होता है, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, मतलब ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बिंदी नीचे प्रयोग होती है, ये इसको नुक्ता कहते हैं। ये जो नुक्ता वाली बात है, ये थर्ड क्लास की जो एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक है उसमें बताया गया है, और वहाँ पे बच्चों से पूछा भी जाता है कि नुक्ता वाले शब्द लिखिए। तो क्या है, जिन आप, अगर आपको ज्ञान होगा नुक्ता किसे कहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं। अगर आप में से कोई स्कूल में टीचर है प्राइमरी स्कूल का, तो आप क्या है, थर्ड क्लास के बच्चों की बुक में तो ये दिया ही हुआ है, लेकिन आपको उनको जो है ऐसे भी ज्ञान दे सकते हैं। दूसरा है हमारे पास अंग्रेजी ध्वनियाँ, जिनको हम कहते हैं आगत स्वर। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे बात की गई है आगत स्वर की। ऊपर हमने देखा आगत व्यंजन। अब देख लेते हैं कि इनको आगत स्वर भी क्यों कहा गया।
तो अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी में लिखते समय अ अर्धचांद का प्रयोग होता है, जिसे आगत स्वर कहते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है ये ए, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आ के ऊपर अर्धचांद का प्रयोग किया गया। ध्यान क्या रखना है, जो अर्धचांद है उसके ऊपर बिंदी नहीं लगानी है, वरना इसका कुछ और अर्थ हो जाएगा। तो जो अंग्रेजी भाषा के शब्द थे उनका बिल्कुल सही सही उच्चारण करने के लिए इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे शब्द है डॉक्टर। अब हमारी जो इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा है उसमें क्या है, यही होता है ना डॉक्टर। अब हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, हिंदी में हमारे पास ये शब्द है डॉक्टर। अब इसका और इसका उच्चारण जो है वो सेम नहीं है, लेकिन हमने क्या करना था, हमने इसका सही सही उच्चारण करना था। तो अब इसका सही उच्चारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अ शब्द का जो अ व्यंजन है स्वर है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा डॉक्टर। जैसे ये हमारे पास ट है, इसमें हमें अ स्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे डॉक्टर में क आधा ही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ट, ट को पूरा करता है अ, और र, र को भी पूरा करेगा अ। तो अब देखेंगे, अब ये क्या बना, जब इस ढ में अ को जोड़ेंगे तो बनेगा हमारे पास डॉ, और क के आगे कोई स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा। इस ड को पूरा किया अ ने और र को पूरा किया अ ने, तो अब जाकर ये बना डॉक्टर। अगर हम यहाँ पे ओ की मात्रा का प्रयोग करते तो ये क्या बनता, डॉक्टर बनता, जो भी सही उच्चारण नहीं होता। इसलिए इस स्वर को लाया गया ताकि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का सही उच्चारण किया जा सके। इसके बाद एक और शब्द है यहाँ पे कॉलेज। अब कॉलेज में भी वही बात है कि इसमें भी क्या है, क, इसमें स्वर को जोड़ा गया और ल को पूरा किया हमारा ए ने और ज को पूरा किया अ ने। जब क में इसको जोड़ा गया तो बना क, ल में ए स्वर का प्रयोग ले, और ज में अ स्वर को तो बना कॉलेज। यहाँ पे भी क्या है, कॉलेज शब्द का उच्चारण करने के लिए अ स्वर को जोड़ा गया, इसीलिए इनको कहा गया आगत स्वर। इसके बाद हम बात करेंगे द्वित्व व्यंजन की। ये जो द्वित्व व्यंजन है ये क्या होता है, इसकी परिभाषा जान लीजिए। जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है। क्या कहा, एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होगी, मतलब एक ही व्यंजन क्या है, लगातार आएगा, दो बार आएगा, उनके बीच में कोई स्वर नहीं आएगा। उस कंडीशन में उसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। उदाहरण से देख लेते हैं, शब्द है दिल्ली। अब जब हम दिल्ली को खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, द, और द को पूरा किया है हमारे स्वर ई ने, ये बन गया दी, और आगे है आधा ल तो हलंत का प्रयोग, फिर ल और इसमें लगा है स्वर ई, बड़ी ई। अब यहाँ पे देखिए दो व्यंजन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, बीच में कोई स्वर नहीं है, और दोनों क्या हैं, सेम व्यंजन है। तो ये क्या है, जो द्वित्व व्यंजन की परिभाषा है उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। उसी तरह से और शब्द भी देख लेते हैं। यहाँ पे शब्द है बच्चा। जब बच्चे को हम खोल कर लिख रहे हैं तो ब में है हमारा अ स्वर, फिर च आधा है, आधा लिख लिया, हलंत लगा लिया, आगे है चा। चा को खोलकर कैसे लिखेंगे, च के नीचे हलंत और साथ में आ। तो यहाँ पे फिर से वही बात, दो व्यंजनों की आवृत्ति लगातार हो रही है और दोनों व्यंजन क्या है, च।
तो ये भी क्या है, द्वित्व व्यंजन। उसी तरह उच्चारण उच्चारण में भी च की जो आवृत्ति है वो लगातार 2 बार हो रही है, ये भी हमारा द्वित्व व्यंजन है। इसके बाद एक और शब्द लिखा है यहाँ पे, सत्य। इसको खोल कर देख लेते हैं। सत्य, स में लगा है हमारा अ स्वर, फिर त आधा है तो इसमें हलंत लगा देंगे। आगे य है, य को अ ने पूरा किया है। अब यहाँ पे क्या है, 2 व्यंजन लगातार आ रहे हैं, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। तो क्या ये द्वित्व व्यंजन है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो सत्य शब्द है वो द्वित्व व्यंजन है या नहीं। चलिए यहाँ पे भी जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 व्यंजनों की आवृत्ति लगातार हो रही है, बीच में कोई स्वर नहीं है। लेकिन ये जो 2 व्यंजन हैं जिनकी आवृत्ति लगातार हो रही है, ये क्या है, अलग-अलग हैं। एक त है, एक य है। और हमने पढ़ा था कि एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होगी। या तो यहाँ पर त 2 बार आना चाहिए था या य 2 बार आना चाहिए था, पर ये दोनों ही अलग-अलग हैं। तो सत्य क्या है, ये हमारा द्वित्व व्यंजन नहीं है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है द्वित्व व्यंजन को लेकर। इसके आगे हम बात करेंगे कारांत की। अब कारांत क्या होता है, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है। कोई शब्द लिखा आपने, उसका अंत जो होगा वो होगा स्वर से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अंत में वो स्वर जो है पूर्ण रूप में लिखा हुआ हो। जो शब्द अगर व्यंजन ही है तो वो क्या है, स्वर की सहायता से ही बोला जाएगा ना, या पूर्ण उसी की सहायता से लिखा जाएगा। तो हमने देखना है कि अंत में कौन सा स्वर आ रहा है। तो उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। अब आपको परिभाषा से इतना समझ नहीं आ रहा होगा, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है राम। अब राम को खोल कर लिखेंगे तो कैसे, र र के साथ जुड़ा है हमारा आ स्वर, और आगे है म को पूर्ण किया है अ स्वर ने, अंत में आ रहा है अ। तो ये कैसा होगा, ये होगा हमारा अकारांत शब्द। क्योंकि हमने ऊपर देखा, इन्होंने कहा कि कोई शब्द आपने लिखा है जैसे राम, उसका अंत जिस स्वर से हो रहा है तो इसका अंत हो रहा है अ से। तो अ से अंत हो रहा है तो इसी स्वर का क्या है, कारांत होगा। तो अ से क्या होगा, अकारांत होगा ना। या अ से हम आकारांत इकारांत थोड़े ना बोल सकते, अ से अकारांत ही होगा। उसी तरह से और भी देख लेते हैं। जैसे शब्द है लता, तो लास्ट का ही देखेंगे हम, ता। ता कैसे बनता है, ता बनेगा आपका त प्लस आ, अंत में आ रहा है आपका आ स्वर। तो ये क्या होगा, ये होगा आकारांत। उसी तरह से आगे शब्द है हिंदी। अब दी को देखेंगे, दी कैसे बना आपका, द प्लस बड़ी ई, अंत में आया ई। जब ई आया तो शब्द होगा इकारांत, यहाँ पे बड़ी ई होगी। तो ये हो गया हमारा इकारांत शब्द। आगे और भी शब्द हैं, जैसे मोनू। बड़ा ऊ है तो ये बना है न प्लस ऊ से, ऊ से होगा आपका उकारांत। आगे है दो, दो कैसे बना, द प्लस ओ से होगा आपका उकारांत। आगे है अंतः, तो तह का कैसे होगा, ये है ना, तो ये होगा त प्लस अह। तो ये बन गया हमारा अंतः। तो ये क्या होगा, अकारांत। तो ये बात की हमने कारांत शब्दों की, कि कारांत किसे कहते हैं और कारांत कैसे बनते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने देखा नवनिर्मित ध्वनियों के बारे में, जिसमें हमने नुक्ता वाले शब्दों को जाना कि कैसे इनका प्रयोग होता है। फिर हमने अंग्रेजी ध्वनियों के लिए जो आगत स्वर आया उसके बारे में जाना। फिर हमने द्वित्व व्यंजन की बात की,
और अंत में हमने बात की कारांत की, कि कारांत शब्दों का कैसे पता लगाया जाता है कि कौन-सा शब्द जो है किस कारांत में आता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।